नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम अपने दूसरे बुक पे चल रहे हैं। ठीक है, विषय सूची आप देख लो। हम अपने छठे चैप्टर पे चल रहे हैं। इसमें मैंने आपको दो वीडियो करवा दिया था, पार्ट 1 और सेकंड। मैंने आपको पार्ट सेकंड में कहा था लास्ट में कि आप इन दोनों वीडियो को देखना, तभी आप तीसरे वीडियो पे आना। ठीक है, अगर आप इन दोनों वीडियो को देखे भी नहीं, अगर तीसरे वीडियो पे आ चुके हो भी, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दो और इन दोनों वीडियो को आप देखो। क्योंकि हमारा जो दोनों ये चैप्टर हमारा है, ये इसका जो मेन पिलर है, मेन ढांचा जो है, वो इन दो वीडियो पे टिका हुआ है। पार्ट 1 आप बिल्कुल देखना, अगर वो आप देखोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरा बताया है पार्ट 1 में विस्तार से। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड है। चैप्टर हमारा वही है, मध्यकालीन इतिहास, न्यू कोर्स, क्लास 12 हिस्ट्री। आपको पता होगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं करा, आप कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा आपकी वीडियो के राइट साइड में। और ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया, आप कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। फॉलो आपने नहीं किया तो आप कर सकते हो, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, और आप सिलेबस को पढ़ लो, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैंने आपको पार्ट 1 में बिल्कुल विस्तार से बताया था सिलेबस को, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, या फिर वीडियो पॉज करो और इसको पूरा रीड कर लो। ठीक है, पाँचवें चैप्टर आप पढ़ सकते हो, 3 वीडियो मैंने आपको कराया पाँचवें चैप्टर को। बात करते हैं हम टॉपिक की। तो देखो, जो हमारा टॉपिक है, और मैंने आपको कहा था तीसरा जो हमारा पार्ट आएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो भारी होगा। और इसके बाद हमारा पार्ट पार्ट जो हमारा चौथा आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा पार्ट है ये, इसको आप ध्यान से समझना। टॉपिक हमारे यही हैं। तो आज हम अपना 13वां, 14वां, 15वां, 16वां टॉपिक देख रहे हैं, और आप नोट्स बनाते हो चलोगे, आपको फायदा होगा। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, इसको समझते हैं कि क्या है। ठीक है, मतलब कैसे इसमें काम होता है, क्या था ये, इसकी विस्तार देखते हैं, व्याख्या। तो 12वीं शताब्दी पे हम चल रहे हैं। हमने 8वीं शताब्दी की कहानी समझ ली थी। तो 12वीं शताब्दी का मतलब क्या है, देखो आप मेरे वीडियो को देख लो। शताब्दी, सदी, दशक मैंने आपको बता दिया, ईसा पूर्व भी मैंने आपको बता दिया। तो 1101 से लेकर 1200 के बीच का जो समय है ना, इसको हम बोलते हैं 12वीं शताब्दी। जैसा कि अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, वर्तमान समय की बात करूं तो। ठीक है, तो सन 2000 से लेकर 2100 के बीच का जो समय है ना, ये हमारा 21वीं शताब्दी चलता रहेगा। जब 2101 आ जाएगा तो हमारा 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगा। अभी हम चल रहे हैं अपने 21वीं शताब्दी के अंदर। तो 12वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हो गया। कर्नाटक आपको पता है, आपको मैप दिखाऊं तो नीचे दक्षिण भारत में आपको कर्नाटक दिखेगा। ठीक है, वहीं केरल और उसके आसपास दिखेगा, तमिलनाडु के उधर उधर। तो वहाँ आप देख सकते हो, तमिलनाडु और कर्नाटक आपस में ही है, मतलब आसपास में ये दोनों। अगर दक्षिण भारत का आप मैप देखोगे तो क्या हुआ, जब तमिलनाडु के दो स्थान थे, नयनार और अलवार, तो यहाँ के जो संत पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इनका जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में देखने को मिला। तो क्या हुआ, 12वीं शताब्दी के अंदर कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हो गया, जिसका नेतृत्व कौन किया, तो इनका नाम अटपटा है, बासबन्ना। क्या नाम कहा मैंने, बासबन्ना। बासबन्ना ने क्या किया, इनके आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, और ये एक ब्राह्मण था। फोटो आप देख सकते हो, इनका नाम है बासबन्ना। इन्होंने जो है कर्नाटक के आंदोलन में अपना नेतृत्व दिया था। और बासबन्ना शुरू में जैन धर्म को मानता था, लेकिन क्या हुआ ना, बासबन्ना कालाचूरी दरबार के मंत्री भी थे। ठीक है, और एक चैप्टर आपका आगे भी आएगा, उसमें आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। तो ये हमारा जो है बासबन्ना है, जो एक ब्राह्मण है, कालाचूरी एक दरबार था, उसका जो है मंत्री भी था ये। ठीक है, तो इन्होंने नेतृत्व किया था। इनका फोटो मूर्ति आप देख सकते हो, इनका मूर्ति है ये बासबन्ना का। तो अब हम समझते हैं इनके बारे में। बासबन्ना के, ये हमारा 14वां टॉपिक है, आप ध्यान देना। बासबन्ना के कर्नाटक आंदोलन में इनके साथ लोग, और या फिर अनुयायी कह रहे थे, तो लोग कौन थे, अनुयायी कौन थे, है ना। इन्होंने नेतृत्व कर दिया। मान लो ए नाम का हमारा है, जिसका नाम है बासबन्ना। तो बासबन्ना ने क्या किया, नेतृत्व कर दिया। ठीक है, कर्नाटक के आंदोलन का। अब इसके नीचे कितने लोग हैं जो इन आंदोलन में अपना भागीदारी दिखा रहे हैं, उन लोगों की बात करते हैं। ठीक है, उनके लोग कौन थे, अनुयायी कौन थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि मतलब बासबन्ना जो नेतृत्व कर रहा था आंदोलन का, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो समझते हैं। तो दो प्रकार के लोग जो है आंदोलन में शामिल थे, जिसका नेतृत्व जो है वो बासबन्ना कर रहा है, जो ब्राह्मण था, कालाचूरी दरबार का जो है मंत्री था, उसको समझते हैं।
तो वीरशैव विचारधारा वाला था एक व्यक्ति, और दूसरा था हमारा लिंगायत विचारधारा। अब इन दोनों नामों को आप यही समझ लो। देखो, कर्नाटक नामक एक जगह है जहां पर एक आंदोलन हो रहा है 12वीं शताब्दी के आसपास। अब 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, वहां पर आंदोलन भयानक होता गया। एक नेता चाहिए था जिसको बासबन्ना ने मतलब नेतृत्व किया, जो एक ब्राह्मण था, ठीक है। तो बासबन्ना के नीचे जो आंदोलन हो रहा है, ठीक है, जो उसमें शामिल लोग हैं वो किन किन विचारधारा वाले थे, किन प्रकार के लोग शामिल थे, तो आप कहोगे 2 प्रकार से थे। तो कौन कौन से आप कहोगे जी? वीरशैव और लिंगायत। अब वीरशैव क्या है और लिंगायत क्या है, तो इन दोनों की विचार को समझते हैं। तो लिंगायत आपको पता होगा, लिंगायत मतलब होता है कि शिव जी की आराधना जो है वो हम लिंग के रूप में करते हैं। और वीरशैव परंपरा में आप मान सकते हो, विचारधारा में मान सकते हो कि ऐसे लोग जो वीरशैव विचारधारा को मानते थे, यानी शिव जी की पूजा जो है फोटो मूर्तियों के रूप में करना इनको पसंद था, और लिंगायत को जो है लिंग यानी शिव जी का जो लिंग है इनके रूप में करना इनको पसंद था। यानी कहीं ना कहीं कर्नाटक के आंदोलन में 2 प्रकार के विचारधारा वाले लोग थे। पहला हमारा था जो शिव जी की आराधना मूर्ति के रूप में करते थे, दूसरा था हमारा जो लिंग के रूप में करते थे। यहाँ समझ लो आप, इस विचारधारा के लोग शिव जी की आराधना मूर्ति रूप में करते थे, और इस विचारधारा के लोग जो है वो लिंग के रूप में करते थे। समझ गए? ये 2 विचारधारा के लोग थे हमारे कर्नाटक आंदोलन में 12वीं शताब्दी के आसपास। अब हम बात करते हैं इन दोनों के विस्तारण। लिंगायत की मान्यता एवं विशेषता। जो लिंगायत, ये जो हमारा लिंग है, या ये मान सकते हो आप, इसमें हम पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो ये जो इस पे हो रहा है इसकी विशेषता भी तो होगी कुछ, है ना? इसकी विशेषता क्या है, इसमें मान्यता क्या है, कितने लोग क्या मानते हैं इसके ऊपर, तो इनको समझते हैं। हमारा ये हिंदू धर्म चल रहा है, इस्लाम धर्म की अभी बारी नहीं आई है। ये तीसरा हमारा पार्ट चल रहा है, चौथा या 5वें पार्ट में हम उसके बारे में समझ लेंगे। तो लिंगायत अभी आप समझो, इसलिए इस्लाम धर्म में कहीं ना कहीं शिव जी की आराधना तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। तो हम क्या अभी उसमें चल रहे हैं, इस्लाम धर्म में नहीं चल रहे हैं। तो हम अभी चल रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर, पूरी बातें हमारी इसके ऊपर हो रही है, और ये हमारा आंदोलन चल रहा है। आप कह सकते हो आंदोलन में कि जो हमारा तमिलनाडु का जो जगह था अलवार नयनार, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो कि आंदोलन कहाँ से कहाँ तक चला, फिर कहाँ पे चला, किन लोग के विचारधारा थे, भक्ति का अर्थ क्या है, ऐसा बता सकते हो। तो लिंगायत की मान्यता एवं विशेषता। तो इसमें शिव जी की पूजा लिंग के रूप में करते थे, नाम ही आपको पता है लिंगायत, यानी लिंग के रूप में पूजा करना। इनका ये मानना था कि मरने के बाद मनुष्य शिव में लीन हो जाता है, ठीक है, शिव में लीन यहाँ पे ना आएगा, लीन हो जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म पे जो है ना एक प्रश्न चिन्ह लगाया, बताया कि पुनर्जन्म होता है क्या, ऐसे पूछा, ठीक है। और जातिगत भेदभाव का इन्होंने विरोध किया। जो जातियों के बीच में जो भेदभाव होता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ठीक है, तो ये जो भेदभाव हो रहा है तो इसका विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण के वर्चस्व के खिलाफ इस विचारधारा के लोग जो है कर्नाटक आंदोलन में आवाज उठा रहे थे, बोल रहे थे भाई पुनर्जन्म जो है उसमें क्या मतलब विश्वास रखें, क्या होता है पुनर्जन्म, और बोला जातिगत भेदभाव क्यों करते हो, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा। इनकी मान्यता कुछ विशेषताएं थी इनको लेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जो है कुछ उफान हो गए थे। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, ठीक है, धार्मिक मतलब धर्म, उफान मतलब एक उछाल सा आ जाना, एक भयानक भूकंप आ जाना, एक धमाका हो जाना, बम फट जाना, इसको कहते हैं उफान, उफान कह रहते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि मैप में उत्तर भारत है कहाँ पे। अभी आप देखोगे तो ये बांग्लादेश कटा हुआ है, पाकिस्तान कटा हुआ है, हड़प्पा यहाँ दिखेगा, रावी नदी दिख रहा है, यहाँ पे हड़प्पा दिखेगा, सिंधु यहाँ मोहनजोदाड़ो दिखेगा। तो ये तो मैंने वर्तमान की बात करी। उस समय क्या था, कहीं विभाजन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, अंग्रेज भी नहीं आए थे उस समय, ठीक है, भारत के अंदर। वो तो बाद में आते हैं, वो तो मैं आपको बताऊं तो वो तो 16वीं शताब्दी के आसपास आते हैं वो, ठीक है। विद्रोह के समय उनका बहुत बुरा हाल होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मैप है। आप जब इतिहास को पढ़ो तो आप एक रूल वाइज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई 12वीं शताब्दी से लेकर इतने समय तक क्या हुआ। क्योंकि आप ध्यान दो कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो इस तीनों बुक के अंदर तो समय सीमा बताई होती है। क्यों बताते हैं वो लोग, क्यों कहते हैं समय सीमा के बारे में, बताते हैं कि इन समय से लेकर इन समय के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हो इस चैप्टर को पढ़ के। इसलिए इस चैप्टर का नाम है, या इस चैप्टर का समय काल है, वो 8 से लेकर 18 शताब्दी तक का है, ठीक है। इसके समय के बीच के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है। अभी हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, 12वीं शताब्दी, यानी क्या कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के नीचे का समय है,
यानी आप कोई भी चैप्टर इतिहास का पढ़ो तो समय काल उसमें दिया रहता है, उसको आप देख के पढ़ सकते हो। तो उत्तर भारत हमारा ये साइड है पूरा, ये पूरा हमारा उत्तर भारत ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ धार्मिक उपवान हो गए, कुछ ऐसा उपवान जो धर्म को लेके था। तो क्या उपवान हुए, तो उसी को समझते हैं कि ये सभी उपवान हुए। देखो, राजपूत राज्यों का उदय हो गया, ठीक है, ये उपवान हमारा पहला। इनके साम्राज्य में ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था। जो हमारे ब्राह्मण थे, ठीक है, उनका वर्चस्व जो है इनके साम्राज्य में सबसे ज्यादा था, ठीक है। इसी समय कुछ धार्मिक नेताओं का उद्भव हुआ, जैसे नाथ जोगी, ऐसा, ठीक है। नाथ जोगी ने वेदों के वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाया। जो हमारे वेद हैं, ठीक है, संस्कृत के वेद है हमारे, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, अर्थवेद, ये सब मैंने आपको बताया, तो इनका विरोध किया। नाथ जोगी जो है एक शिल्पकार थे, क्या थे, शिल्पकार थे। अपने विचारों को आम भाषा में लोगों तक पहुंचाते थे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, समझ गए। ये वान हुए थे हमारे, और ये हमारा पार्ट सेकंड था, इजी था हमारा ये भी, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा, पार्ट 1 और सेकंड। तो चौथा हमारा पार्ट आएगा तो बहुत ही बड़ा होगा, यकीन ना हो तो आप उस वीडियो को मेरा देख लो, बहुत ही बड़ा है वो हमारा वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब आप कर लेना, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, बिना सब्सक्राइब किए आप मत जाना, अपने आप को धोखा देते हो, ठीक है। और लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे बताना कि आपने नोट्स बनाया कि नहीं बनाया। यहाँ तक 3 पार्ट मैंने आपको करा दिया है, तीनों पार्ट के आप नोट्स बनाते हुए चलना, मैंने आपको बहुत बार कहा है, आप बनाना और शेयर करना। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो व्यू नहीं आएगा, व्यू नहीं आएगा तो वीडियो थोड़ा है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को